तो प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम को लेकर टेंशन है और मैथ से आपको डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज एक एक सवाल जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं तो एक भी प्रश्न जो है आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, मीनार का हुआ है तो मीनार के लिए हमने एक खड़ी लाइन खींच दिया और इसकी छाया जो है नीचे में बनेगी तो यह छाया हो गया। छाया की लंबाई कहा हुआ है कि 30 मीटर है और फिर कहा हुआ है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वह बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा हुआ है कि मीनार की ऊंचाई बताएं कि क्या होगा। एच का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। अब आप बताइए कि P और B का रिलेशन त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन बताता है। तो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। अब यहाँ पे tan लिख देंगे और थीटा के जगह पर हम लिखेंगे 60 डिग्री। बराबर में P के जगह पर देखिए क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। बटा में B के जगह पर हम लिखेंगे 30 मीटर। अब बताइए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो √3 बराबर H बटा 30। तो इसलिए H बराबर 30 में √3 से गुना करेंगे तो 30√3 हो जाएगा। अब बताइए हमने H क्या माना था, तो मीनार की ऊंचाई। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30√3 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी जमीन से C बिंदु पर टिकी है। यदि कोण ACB बराबर 45 डिग्री तथा BC बराबर 5 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई होगी। तो हमें सीढ़ी की लंबाई बतलानी है। सबसे पहले एक दीवार हम खींचेंगे जिसका नाम रखेंगे AB। क्वेश्चन में कहा है कि AB एक दीवार है। फिर कहा हुआ है कि B जो भाग है वो भूमि के संपर्क में है। तो ये B जो भाग है भूमि के संपर्क में है, ये हमारा भूमि हो गया। अब देखिए फिर कह रहा है कि AC सीढ़ी जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है। यह जो है C बिंदु हो गया और AC जो यह सीढ़ी है वह C बिंदु से टिकी हुई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ACB बराबर है 45 डिग्री। फिर कह रहा है यहाँ पे BC बराबर जो है वह दिया है 5 मीटर। तो हमसे पूछा हुआ है कि सीढ़ी की लंबाई बतलाए। तो सीढ़ी को हमने AC माना है, इसी की लंबाई हमें बतलाना है कि क्या होगा। तो आप बताइए कि B और H का रिलेशन कौन बनाता है। हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से B और H का रिलेशन cos थीटा बतलाता है। तो cos थीटा बराबर होगा B बटा H। अब बताइए cos ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। बराबर में B के जगह पर लिखेंगे 5 और H के जगह पर यह जो L लिखे हैं यह L लिख देते हैं। अब बताइए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो 1 बटा √2 बराबर 5 बटा L, या L से 1 में गुना करेंगे तो L बराबर 5 से √2 में गुना करेंगे तो 5√2। तो आप बताइए कि L हमने माना था सीढ़ी की लंबाई। तो इस प्रकार से सीढ़ी की जो लंबाई होगी वह 5√2 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन सब देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब खंबे की ऊंचाई इसकी छाया से √3 गुना होती है तब सूर्य का उन्नयन कोण होता है कितना। तो देखिए सबसे पहले कहा है कि ये खंबा है और इसकी छाया है ये, और इसका हमसे पूछा हुआ है कि उन्नयन कोण कितना होगा। मान लेते हैं ये थीटा हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि छाया के √3 गुना जो है खंबे की ऊंचाई है। मान लेते हैं कि छाया की लंबाई 1 है तो इसका √3 गुना जो है खंबा की ऊंचाई है। अब आप बताएं कि P और B का रिलेशन कौन बताता है। तो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटा B, या tan थीटा बराबर P के जगह पर हम लिखेंगे √3 और B के जगह पर लिखेंगे 1, या tan थीटा बराबर हो जाएगा केवल √3, या tan थीटा बराबर, अब आप बतलाए कि tan में √3 tan थीटा में किसका मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है। अब बतलाएं tan से ये tan कट जाएगा तो इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा,
60 डिग्री। तो इस प्रकार से सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी का मौसा है। तो देखिए ए और बी का मौसा हमेशा कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं लगातार दो संख्या अगर दिया रहे तो उसका मौसा 1 आता है। तो अल्फाबेट में ए और बी ये लगातार है, इसलिए इसका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करने के क्रम में जब शून्य आता है तब उस चरण का भाजक होता है। अब देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप बतलाएं कि जब आर का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो यहां पर जो बी का मान होता है यही तो हमारा क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर, मौसा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लॉसा ए बी क्या होगा। अब देखिए a बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुने 5 और b बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। अब हमें लॉसा निकालना है। तो सबसे पहले देखिए दोनों में जो जो अंक है अधिकतम पावर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो इस 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो हमें ए बी का जब लॉसन निकालना है, ए बी का लॉसन निकालना है तो हम सबसे पहले जो अधिकतम घात वाला संख्या होगा उसे लिखेंगे। तो 2 के पावर 4 जो है ये बड़ा है। उसके बाद दोनों में देखेंगे कि कौन सा ऐसा अंक है जो शामिल है, तो दोनों में 5 जो है यहाँ पर शामिल है, तो इसे एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन ऐसा अंक है जो दोनों में शामिल नहीं है। जो अंक दोनों में शामिल नहीं रहता है उस सब अंक को लिख करके हम गुना कराते हैं, तब लॉसा का मान निकलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक 3 बचा है और यहाँ पर एक 7 बचा है। अब देखिए इसको गुना करेंगे। 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 और गुने 5 गुने 3 गुने 7। अब देखिए 16 पचे 80, 80 तिया 240 होता है और गुना 7 करेंगे। अब यहाँ पे 7 से 240 में गुना करेंगे, 7 0 0, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। इस प्रकार से इस प्रश्न का लॉसा जो आएगा वह 1680 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने असमरेख बिंदुओं को मिलाने पर वृत्त बनता है। कितने असमरेख बिंदुओं पर, तो देखिए 3 बिंदु अगर हम लेते हैं तो 3 बिंदुओं से एक वृत्त का निर्माण होता है। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे यहां से अगर तीनों बिंदु को हम मिला देते हैं तो एक वृत्त का आकार बन जाता है, एक वृत्त का आकार बन जाता है। तो इसलिए 3 असमरेख बिंदुओं को मिलाने से एक वृत्त का निर्माण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कर रहा है वृत्त खंड एक चाप और किसके बीच का एक भाग होता है। पूछा है कि वृत्त खंड जो है एक चाप और किसके मिलने से बना होता है। ये मान लीजिए कि एक वृत्त है और यहां से हमने ए बी एक चाप ले लिया और इसको जब हम मिलाएंगे इस तरीके से तो इसको हम कहते हैं जीवा और इसको कहते हैं चाप। तो जीवा और चाप के मिलने से बनता है वृत्त खंड। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस में कह रहा है कि वृत्तखंड एक चाप और किसके बीच का एक भाग होता है, तो जीवा के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान किसके बराबर होगा। a बराबर कहा हुआ है 30 डिग्री लेना है और क्वेश्चन कर रहा है कि 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले 2 है तो 2 लिख देंगे, गुना tan a के जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर और फिर a के जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री। अब यहां पर देखेंगे 2 गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बटा 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan 30 डिग्री का मान होगा 1 बटा √3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी इसका क्या करेंगे
स्क्वायर करेंगे। अब 2 से 1 में गुना करेंगे 2 बटा में √3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या होगा 2 बटा √3 ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसका हम एलसीएम लेकर के बनाएंगे तो 3 एकम 3 माइनस 1 बटा में 3। अब यहाँ पर क्या होगा 2 बटा √3 गुने 3 अब बटा 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 2। अब देखिए 2 से 2 एक बार में कट जाएगा और √3 से 3 जो है √3 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे √3। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में √3 दिया है तो नहीं दिया है, तो सोचेंगे कि √3 इसमें से किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हूं तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। चलिए इसको हम पहले फिगर बना करके देखते हैं। यह एक वृत्त है, यह एक बाहर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु से हम यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। वृत्त का यहाँ पर एक मध्य बिंदु हो गया जिसे हम केंद्र कहते हैं। यहां से 3 सेमी का एक त्रिज्या खींचते हैं जो कि आपका क्वेश्चन में कहा है। यहां से भी एक 3 सेमी का त्रिज्या खींचते हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दिया A और इसको नाम दिया B। इस प्रकार से बाह्य बिंदु P से PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं हो गई और त्रिज्या जो है OA और OB 3 सेमी का हो गई। अब कहा हुआ है कि स्पर्श रेखाओं का बीच का जो कोण है वह दिया हुआ है 60 डिग्री का। अब आप बतलाएं कि केंद्र से अगर हम इसे मिलाते हैं तो यह जो 60 डिग्री का कोण है वह 2 बराबर भागों में बंट जाता है। जब 2 बराबर भागों में बटेगा तो यह 30 डिग्री का होगा और यह भी 30 डिग्री का होगा। और हम यह भी जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर क्या होती है, लंब होती है। अब यहाँ पे OAP एक क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। OAP एक क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब आप बतलाएं अगर ये समकोण त्रिभुज है तो OA को हम क्या कह सकते हैं, P, और PA को हम क्या कह सकते हैं, B। तो यह 90 डिग्री का सामने के कोण को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब आप बतलाएं कि P और B का रिलेशन कौन बताता है, तो tan थीटा, और यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। या यहां पर थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री बराबर P के जगह पर तो लिख सकते हैं 3 और B के जगह पर हम नाम लिख देंगे इस भुजा का PA। या tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर में यह 3 है तो 3 बटा में PA। अब देखिए यहां पे हम लिखते हैं PA से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा PA और 3 से √3 में गुना करेंगे तो 3√3। अब हम जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार से PA और PB आपस में बराबर होगी तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शंस में देखेंगे कहां पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में है जो कि आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 का अभाज्य गुणनखंड में हमसे पूछा है 2 का कितना घात होगा। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 18 36, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18। तो हमसे केवल पूछा है 2 का घात, तो 2 कौ बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 का अधिकतम घात कितना है, 4। तो ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन सी दिया हुआ है 4 जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, √17, √100, √4, √16 प्लस √25।
तो रूट 17 अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? 91, 213, 41, 501। तो 41 अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन है, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होती है? चाप, चापकोण, व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो व्यास होती है। देखिए ये वृत्त है और यह वृत्त का केंद्र है। वह रेखा जो केंद्र से होते हुए वृत्त की परिधि को स्थित दो बिंदु को छूती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और यह जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह रेखा जो वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को छूती है उसे हम जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर केंद्र से होकर के जो छूती है उसे हम जीवा भी कहते हैं और व्यास भी कहते हैं। तो इसलिए वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह व्यास होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं? जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो छेदक रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। हमसे अर्धवृत्त की परिमिति पूछा हुआ है। और आर का मान जो है दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब आप बतलाएं कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है? तो पाई आर प्लस 2r। अब पाई के जगह पर हम वैल्यू रखेंगे, पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर प्लस 2 है तो 2 गुने आर के जगह पर 7। अब देखिए 7 से ये 7 एक बार में कट जाएगा, 22 से 1 में गुना करेंगे 22 प्लस 2 सते 14, 22 और 14 जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 4 2 6 और 2 1 3, यानी 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से वृत्त की जो हमसे पूछा है कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा, तो वह होगा 36 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ करके 6 पाई हो जाता है तब इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब देखिए परिधि कहाँ है? तो एक वृत्त की यह परिधि और एक वृत्त के लिए यहां पे हम परिधि लिख देते हैं। कह रहा है कि वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ करके 6 पाई हो जाता है। अब बताइए कि ये कितना गुना बढ़ा हुआ है? तो 3 गुना बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल जब पूछेगा तो क्षेत्रफल में हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो हम केवल आर से मतलब रखेंगे। जब यहां पे एक रहेगा, एक अगर त्रिज्या 1 तो इसका 3 गुना ये बढ़ेगा। तो 1 का 3 गुना यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का कितना होगा? 9 होगा। इस प्रकार से क्षेत्रफल जो होगा 9 गुना वृद्धि करेगा। अब देखिए कि क्या इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है? तो 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका तो जवाब होगा 9 गुना। तो इसमें से क्या होगा? कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कह रहा है यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान बताएं कि क्या होगा। तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है और क्वेश्चन में b का मान जो है दिया है 4 और q का मान दिया है 5 और r का वैल्यू दिया है 1। अब बताइए 4 पचे 20 प्लस 1, अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21। तो इस प्रकार से a का मान कितना हो जाएगा? 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ से। तो यही कथन जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 3x² प्लस x प्लस 1 को बहुपद gx बराबर x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल है। अब देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो जिससे भाग देना है पहले हम उसका शून्यक निकाल लेंगे। तो x प्लस 1
बराबर 0 लिखेंगे, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में 1। अब यह जो x का वैल्यू आया हुआ है, इसी x के वैल्यू को हम जो है बहुपद में जहां जहां x दिया हुआ है वहां पर रख करके मान निकालेंगे तो हमारा शेषफल का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए px बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर यहां पर देंगे, 3 है तो 3। अब बताइए x का वैल्यू कितना लाए थे, माइनस में 1, तो जहां x है वहां पर माइनस 1 देंगे, यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर देंगे, प्लस x के जगह पर फिर लिखेंगे माइनस में 1 प्लस 1। अब बताइए माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 1 है तो 1, फिर प्लस 1 है तो 1। देखिए अब माइनस और ये प्लस कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब देखिए कि ऑप्शंस में 3 कहां दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद px बराबर एक्स क्यू प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। यह भी प्रश्न जो है पिछले टाइप का है। आपसे जब भी शेषफल पूछेगा तो जिससे भाग देने को कहेगा पहले आप उसका शून्यक निकालेंगे, तो x प्लस 1 बराबर लिखेंगे 0, तो इसलिए x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 1। यह आपका शून्यक का मान हुआ। अब देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है हमारा, तो x के पावर 3 प्लस 1। अब x के जगह पर क्या करेंगे, ये x का मान माइनस 1 जो लाए हैं वह यहाँ पे रखेंगे, तो माइनस 1 का पावर लिखेंगे 3 और प्लस में 1। हम जानते हैं कि माइनस वाली संख्या का पावर यदि विषम संख्या में आता है तो उसका मान हमेशा माइनस में आता है, अर्थात ये -1 हो जाएगा प्लस 1। अब यह देखिए तो कट करके कितना वैल्यू आएगा इसका, 0, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है 36 cm। अब हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है पाई आर प्लस 2r होता है, इतना बराबर हम लिख देंगे 36। या अब देखिए यहाँ पे पाई जो है, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 22/7, तो 22/7 और गुना में ये आर रहेगा प्लस में 2r बराबर में 36, या 22r/7 प्लस 2r बराबर में 36। या अब देखिए यहाँ पे अपने से 1 दे देते हैं तो 7 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 एक बार में कटा है, 1 से 22 में गुना करेंगे 22 और r है तो r प्लस 1 7 7 तो 7 दूनी 14r बराबर में 36 होगा। अब देखिए 22r और 14r जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 36r बटा ये 7 है तो 7 बराबर में 36। अब हम जानते हैं कि ऊपर से ऊपर कटता है तो 36 से कम 36, तो इसलिए ये r यहाँ पे रह गया बटा में 7 और बराबर में इधर 1, तो इस प्रकार से r का वैल्यू 7 है कम 7। तो अतः इस अर्धवृत्त का परिमाप जो 36 cm दिया हुआ है इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, तो 7 सेंटीमीटर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेमी और केंद्र O है। एक त्रिज्याखंड AOB इस प्रकार है कि AOB बराबर 30 डिग्री, तो लघु चाप AB की लंबाई कौन सी है। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, तो ये वृत्त हो गया। अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या, अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहां से हमने एक त्रिज्या खींचा जो कि 6 सेंटीमीटर का है, फिर यहां से एक और हमने त्रिज्या खींच दिया, ये 6 सेंटीमीटर का है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। वृत्त के केंद्र को हमने O से सूचित किया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यह A और इसको B मान लेते हैं, तो AOB बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो लघु चाप AB का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, इसका AB का। तो बताइए चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है,
चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? तो थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। अब यहां पर देखिए, थीटा की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने 2 गुने 22/7 गुने आर। अब देखिए यहां पर पाई के रूप में यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो इसलिए 22/7 न लिख करके हम ज्यों का त्यों पाई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम हटा देते हैं और फिर से लिखते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 अगुने, ये पाई है तो पाई अगुने, आर की जगह पर आर का मान दिया हुआ है कितना? 6। अब देखिए तो यहाँ से 6 दूनी 12, अब 12 तिया 36, 30 बार में कट जाएगा और 30 से है 30 एक बार में कटेगा, तो 1 से पाई में गुना करेंगे कितना बचेगा? पाई एकम पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस AB की लंबाई कितना आएगा? तो पाई सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है चाप, चापकर्ण, व्यास, इनमें से कोई नहीं, तो व्यास होती है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन है कि बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक है। शून्यक पूछा हुआ है, तो हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो यहाँ पर देखिए x का अधिकतम घात कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन 27 देखते हैं। कह रहा है कि यदि x - 1 4x के पावर 3 प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड हो तो k का मान क्या होगा? तो सबसे पहले गुणनखंड कहा है, x - 1 बराबर लिखेंगे 0, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा? 1। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुपद का 4x के पावर 3 प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के, यह कितना के बराबर होगा? 0 के। या जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए क्वेश्चंस में 4x लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने k लिख दिया है गलती से, यहाँ पर x होगा। अब चलिए x के मान को यहाँ पे रखते हैं, तो 4 है तो 4, x के जगह पर 1 के पावर 3 प्लस 3 है तो 3, फिर x के जगह पर 1 के पावर 2 माइनस 4 है तो 4, और इस x के जगह पर कितना लिखेंगे? 1 प्लस के बराबर में 0। या 1 के पावर 3 का मतलब 1, 1 चौका 4, प्लस है तो प्लस, 1 के पावर 2 का मतलब केवल 1 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, माइनस 4 एकम 4 प्लस के बराबर में 0। या 4 और 3 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 प्लस के बराबर 0, इसलिए के बराबर कितना आ जाएगा? माइनस में 3। अब देखिए कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शंस में कह रहा है कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 है अथवा नहीं। तो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए इसको हम कैसे सोच सकते हैं, पहले इस दोनों में देखते हैं। तो x² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस x² निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे प्लस 1 लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर x प्लस 1। तो इस प्रकार से x² प्लस 1 और x प्लस 1, तो देखिए तो इसमें x प्लस 1 जो है एक गुणनखंड हो रहा है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इसका एक और जो है तरीका है कि आप कैसे बनाएंगे। जैसे अगर कहा हुआ है कि इस बहुपद का एक यह गुणनखंड है, तो पहले हम क्या करेंगे? इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद जो x का मान आएगा वह इस प्रत्येक ऑप्शंस के में x के जगह पर रखेंगे वैल्यू को, जिसका मान 0 के बराबर आ जाएगा उसका वह एक गुणनखंड होगा। अब जैसे देखिए x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस में 1। अब जहां जहां x लिखा होगा वहां वहां आप क्या करेंगे?
-1 वैल्यू रख करके बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर x है तो -1 का पावर 3, प्लस है तो प्लस, फिर x के जगह पर -1 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, x के जगह पर -1 और लास्ट में फिर +1। अब आप बताएं कि -1 का क्यूब कितना होगा, -1, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 1 होगा, प्लस माइनस -1 और +1। अब देखिए तो माइनस प्लस कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचा, 0। तो हम कह सकते हैं कि इस दिए गए ऑप्शंस में जो x³ + x² + x+1 का यह जो है x+1 एक गुणनखंड है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सब देखते हैं। कह रहा है यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा। अब शून्यकों का योग दिया हुआ है, बहुपद दिया है x² - kx + 8, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 6। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख देंगे 6 बराबर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, b के जगह पर देखिए x का गुणांक b का मान बतलाता है अर्थात माइनस में k, अब बाटा a का गुणांक a का मान बतलाना है तो x² का गुणांक a का मान बतलाता है, तो x² के आगे कोई भी अंक नहीं है अर्थात 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से 6 है तो 6 बराबर माइनस माइनस प्लस तो k, तो इस प्रकार से k का वैल्यू आ गया 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन सब देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु 1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। अब यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये 1 जो है x का मान है और 2 जो है y का मान है। इस समीकरण में x और y के मान को रखेंगे, जो मान रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाए वही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं, x के जगह पर अगर 1 रखते हैं और y के जगह पर अगर 2 रखते हैं तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार से LHS और RHS बराबर हो गया, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है। x + 2y बराबर दिया है 6। सेम वैसा ही अब यहां पर देखेंगे कि x और y का कौन सा मान को इसमें रखेंगे कि 6 के बराबर आ जाएगा। तो अगर x के जगह पर 2 रखते हैं प्लस, फिर ये 2 है तो 2, और y के जगह पर भी 2 रखते हैं तो यह 6 के बराबर आ जाएगा। जैसे देखिए 2 है तो 2 प्लस 2 दूनी 4, और 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, और देखिए तो ये 6 के बराबर आ गया। अतः हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि y = 0 किस अक्ष का समीकरण है। तो y = 0 किस अक्ष का जब समीकरण कहेगा तो वह होगा x अक्ष का समीकरण। जैसे देखिए यह y एक्सिस हो गया, यह x एक्सिस हो गया। अगर y बराबर 0 है, y बराबर अगर 0 है तो x का मान रहेगा पहले, तो x पहले रहेगा और y वाला 0, और जब इस तरीके से रहेगा तो हम कहेंगे कि वह x अक्ष पर बिंदु स्थित है। अतः y = 0 किस अक्ष का समीकरण होगा, तो x अक्ष का समीकरण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन, x = a का आलेख किस अक्ष के समांतर एक रेखा है। x = a, यह x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। x बराबर कहा है a, अर्थात ये y अक्ष के समांतर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। ax + b = 0, ax + by + c = 0, ax + by + cz = 0, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे दिया है ax + by + c = 0, यह जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। 1, 2, 3, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 चर x y में रैखिक समीकरण
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल होंगे? 1, 2, अनंत, इनमें से कोई नहीं तो अनंत, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। तो विविक्तकर का मतलब होता है हम इसे डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए जो बहुपद दिया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है माइनस में 15 और सी का वैल्यू है 50। अब इस एबीसी के जो मान दिए गए हैं इसको यहां पर रखेंगे। तो बी के जगह पर कितना लिखेंगे? माइनस 15 और इसके बाद इसका पावर 2 है तो यहां पर भी पावर 2 करेंगे। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 और ए के जगह पर हम लिखेंगे 1 और सी के जगह पर लिखेंगे 50। अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। ये माइनस है तो माइनस, 50 में 4 से गुना करेंगे, 50 चौका 200। इस प्रकार से 225 में से 200 घटाएंगे तो आएगा 25। इस प्रकार से इस प्रश्न का विविक्तकर का जो मान होगा वह होगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अब देखिए यहां पर x है, यहां पर x है, इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। फिर यहां पर देखिए यहां पर x है, यहां पर x है तो एक्स स्क्वायर हुआ, लेकिन बराबर दे करके यहां पर देखिए x से x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, दोनों साइड में सेम सेम है तो ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला आप क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है तो ये नहीं होगा। एक्स प्लस 1 बटा एक्स है तो यह भी नहीं होगा क्योंकि बाटा में है। ये 6 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है तो एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 होगा, इसलिए यह भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो देखिए एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और देखिए इसमें LHS और RHS दिया हुआ है तो इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0, x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए ये जो है द्विघात समीकरण में है, यह भी द्विघात समीकरण में है, यह भी द्विघात समीकरण में है, लेकिन ये वाला द्विघात समीकरण में नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इस द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग a का मान होगा c, b का मान हो जाएगा b और c का मान हो जाएगा a। अब आपसे पूछा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पे इस मान को रखेंगे तो माइनस है तो माइनस, बी के जगह पर बी बटा ए के जगह पर कितना लिखेंगे सी। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है सी बटा ए। अब सी के जगह पर क्या लिखेंगे, सी का वैल्यू दिया है ए और बटा फिर ए के जगह पर कितना लिखेंगे तो दिया हुआ है यहाँ पे सी। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा सी और अल्फा इंटू बीटा का मान ए बटा सी देखेंगे कि किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है माइनस बी बटा सी और ए बटा सी। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 में डी बराबर 0 हो तो बीटा का मान बताएं कि क्या होगा। अब देखिए जब डी का मान 0 के बराबर है तो हम जानते हैं कि जो शून्य का मान निकलता है उसे हम x से सूचित करते हैं, x बराबर होता है माइनस बी बटा 2a, क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा दोनों का मान जो है आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो अब यहाँ पे जो है इस बहुपद में से b और a का मान रख करके वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो अब बताइए ये माइनस है तो माइनस,
बी का मान क्या होगा, तो एक्स का गुणांक जो होगा वह बी का मान बतलाएगा, अर्थात माइनस में यहाँ पे रहेगा ए बटा, ये 2 है तो 2, और ए के जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है वह ए का मान बतलाता है, अर्थात ये जो सी है वह ए के जगह पर लिखेंगे। अब आप बतलाइए, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस, अर्थात ए, अब बाटा में यह हो जाएगा 2c। इस तरीके से या x का जो मान आया a बाटा 2c, ये अल्फा का भी मान होगा और ये बीटा का भी मान होगा। तो हमसे बीटा का मान पूछा हुआ है, तो इसलिए बीटा का मान हो जाएगा a बाटा 2c, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा। तो देखिए यहां पर भी क्वेश्चंस में कह रहा है कि मूल समान का मतलब कि डी कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तब तो जाकर के मूल समान होगा, अर्थात अल्फा और बीटा का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब चलिए, डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर में क्या लिख देंगे, 0। अब सबसे पहले जो ही आपका यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहां से आप ए, बी और सी का मान निकालें। तो ए का मान क्या हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, ए, और सी का मान तो सी ही होगा। अब यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे, बी के जगह पर क्या रखेंगे, ए का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 इंटू ए के जगह पर देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, बी, इंटू सी के जगह पर देखिए वैल्यू क्या दिया है, सी, बराबर में 0, या ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4bc बराबर 0, या ए स्क्वायर बराबर 4bc। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, सी का मान, तो इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर अब बट्टा में हो जाएगा 4b। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए स्क्वायर बट्टा में 4b, तो वह जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए स्क्वायर बट्टा 4b, अतः ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में कौन समांतर श्रेणी है, 1 3 9 27, ए 2a 3a 4a, ए स्क्वायर ए क्यू ए के पावर 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर अंतर देखिए, कोई भी अगर समांतर श्रेणी आपको बताना हो तो सबसे पहले प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। अगर सभी जगह दो पदों के बीच का अंतर एक समान मिलता है तो हम कहेंगे कि वह जो दी गई श्रेणी है वह समांतर श्रेणी में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2, 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6। तो देखिए तो एक समान नहीं ना आ रहा है, तो इसलिए यह नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2a में से 1 a घटाएंगे तो a आएगा, 3a में से 2a घटाएंगे तो 1a आएगा, 4a में से 3a घटाएंगे तो 1a आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी जगह जो है दो पदों के बीच का अंतर एक समान आ रहा है a, अतः यह जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग में ये ऑप्शन नंबर बी जो है समांतर श्रेणी में है, अतः बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद बताएं कि क्या होगा। तो इस समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग ए का मान होगा 2, बी डी का मान निकालेंगे तो डी का मान a2 माइनस a1 अर्थात 7 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5। अब हमसे 10वां पद पूछा है तो 10वां पद को हम a10 से सूचित करते हैं और 10वां पद का सूत्र होता है a प्लस 9d। अब a के जगह पर लिखेंगे 2 प्लस 9 है तो 9, d के जगह पर 5। अब यहाँ पे 2 प्लस 9 पचे 45, 45 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 47, अतः 10वां पद का मान हो जाएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है तो श्रेणी क्या होगी। तीसरा पद दिया हुआ है 5 और 7वां पद जो है दिया हुआ है 9, तो बताइए तीसरे पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 5, और 7वां पद का सूत्र अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा a प्लस 6d बराबर में कितना लिखेंगे 9। अब देखिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे, अगर इसे हम घटाते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक प्लस है एक माइनस, ये कट जाएगा। माइनस 6d में से 2d अगर घटाते हैं तो माइनस में 4d आएगा,
बराबर -9 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 4। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से ये 4 एक बार में कट जाएगा, तो इसलिए डी का मान यहाँ पर कितना आया 1 आया। अब क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है कि आप एक श्रेणी बताएं। तो सबसे पहले इस डी का मान हम किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, मन करे तो 1 में रखें, चाहे मन करे तो 2 में रखें। तो a प्लस 2d बराबर है 5, या a प्लस 2 है तो 2 और d के जगह पर कितना आया है मान 1 बराबर 5, या a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, या a बराबर 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से a का मान आ गया 3 और d का मान आ गया 1। अतः 3 अगला पद 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4, इसका अगला पद जो होगा 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 6 डॉट डॉट। इसी तरीके से यह जो है श्रेणी बनती जाएगी। तो बताइए कि यह जो श्रेणी है किस ऑप्शंस में यहाँ पे दिया हुआ है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से बनता जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की कुल संख्या है। अब आपसे पूछा है 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या। अगर 2 अंकों की संख्या देखें तो 2 अंकों की जो है अधिकतम संख्या होती है 99 और 2 अंकों की शुरुआत होती है 10 से। अब हमसे पूछा है कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की प्रारंभिक वह कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी, तो 12 होगी। 3 से यह पहली संख्या होगी जो पूरी पूरी कट जाएगी। अब 12 के बाद कौन होगी 15, फिर उसके बाद क्या आएगी 18 और इसी तरीके से अंतिम संख्या क्या होगी 99। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यदि हम बनाना चाहेंगे कि कितनी संख्याएं जो है वह 2 अंकों की जो 3 से विभाजित होती हैं, तो सबसे पहले आप 99 में 3 से भाग दे दें। 99 में 3 से भाग देंगे तो 33 तिया कितना होता है 99, तो 33 हो गया। लेकिन ये जो 33 संख्या है वह 1 से लेकर के 99 तक का आया है। अब हम करेंगे क्या, 10 से पहले यानी 2 अंकों की संख्या छोड़ करके 1 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, तो वह है 3, 6 और 9। ये 3 संख्या जो है वह 1 अंक की है, बाकी इसके बाद की जितनी भी संख्याएं हैं वह जो है 2 अंकों की है। तो 33 यहाँ पे है, ये 3 अंक घटा देंगे तो 33 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30। अतः हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली अंकों की संख्याएं जो है वह है कितना, तो 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। जब भी इस तरीके का प्रश्न हो, आपसे पूछे कि कौन सा पद 78 है या कौन सा पद 0 है, तो हम क्या करेंगे, जो कौन सा पद का है उसे हम कहेंगे an। तो an बराबर हो गया 78 और इस प्रश्न के हिसाब से a का मान हो जाएगा 3, d का मान निकालना है तो d बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर में 5। तो अब चलिए an का वैल्यू से बनाएंगे। an का सूत्र लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर देखेंगे an का वैल्यू कितना है 78 बराबर a के जगह पर कितना लिखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 5, या ये 78 ये प्लस 3 है इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 78 में से 3 घटाएंगे तो 75 बराबर n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से 5 से ये 75 15 बार में कट जाएगा, या 15 बराबर n माइनस 1, या 15 प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा n, तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 16। तो हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा पद 78 होगा, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 16वां जो पद होगा वह 78 होगा। अतः ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें दिया हुआ है 16वां पद, यही जो है आपका राइट। देखते हैं, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी
का nवां पद an बराबर 9 माइनस 5n हो तो a7 बराबर क्या होगा, यानी सातवां पद आपसे पूछा हुआ है कि क्या होगा। तो an बराबर दिया हुआ है 9 माइनस 5n। अब अगर a का मान निकालना हो, केवल a का मान यानी पहला पद, तो a बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 1 बराबर 9 माइनस 5 एकम 5, घटाएंगे 9 में से 5 तो कितना आएगा 4। तो इस प्रकार से a का मान आ गया 4। इसके बाद से d का मान क्या होगा, तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो n के आगे जो मान चिन्ह सहित जो अंक लिखा रहता है वही d का मान होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 5। तो हमसे क्या पूछा है, सातवां पद a7। तो इस प्रकार से सातवां पद का सूत्र होगा a प्लस 6d। a के जगह पर कितना लिखेंगे 4 प्लस 6 गुने d के जगह पर लिखेंगे माइनस में 5। तो 4 प्लस माइनस माइनस 6 पचे 30, 30 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 26। अतः सातवां पद जो होगा वह माइनस 26 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चार समांतर श्रेणी सार्व अंतर -2 है, यदि nवां पद an हो तो a17 माइनस a13 बराबर क्या होगा। यानी आपसे कहा है कि 17वां पद और 13वां पद का अंतर क्या होगा यदि d का मान जो है -2 है। तो देखिए a17 माइनस a13 का मान पूछा हुआ है, तो आप बताएं कि a17 का सूत्र क्या होगा, a प्लस 16d, माइनस है तो माइनस। 13वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, तो a प्लस 12d। अब इस प्रकार से a प्लस 16d माइनस प्लस माइनस a का ये हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 12d। अब देखिए यह प्लस में a है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये कट जाएगा। 16d में से 12d घटाएंगे तो कितना d आएगा, तो 4d। अब यहाँ पे 4 है तो 4, और d के जगह पर d का मान कितना दिया है माइनस में 2, तो यहाँ पे -2। 4 में -2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -8। अतः 17वां पद और 13वां पद का जो अंतर होगा वह होगा -8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर वीडियो के साथ।